हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए घटना चक्र से राज्य व्यवस्था पाठ को देख रहे हैं। हम पिछले वीडियो में 100 प्रश्न तक देख चुके थे। आज 101 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ा रहे हो तो वीडियो को तेज़ करके पढ़िए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चूँकि 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में निर्वाचन के लिए 30 वर्ष है। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, कितने मत प्राप्त ना हो सके? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 1/6वां भाग रहता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। कितनी? 1/6 भाग। वैध मतों का 1/6वां भाग, अर्थात वह अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 81(3) के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अधिक है, नहीं तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, 403 सीट। विस्तार देखते हैं। संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन है। 168 से 212 तक। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनती होंगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जबकि राज्यों में सिक्किम सबसे छोटी विधानसभा है, वहाँ पे 32 हैं मेंबर। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 है। विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 की एक समान संख्या तथा हिमाचल प्रदेश की 68 जो कि सर्वाधिक है। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। हालांकि अब समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 103 से 31 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया और इसी संविधान संशोधन 104वें द्वारा ही SC/ST को आरक्षण के सीटों की संख्या 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 330(1) में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए गाँव में
असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाने की आवश्यकता होती है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 80 लोकसभा सदस्यों को भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे का है? तो बिहार और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे दर्जे का है। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और महाराष्ट्र में 48 थी। 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ ही राज्यों के में सदस्य संख्यों की संख्या में परिवर्तन हो गया। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा अब महाराष्ट्र का हो गया है, तीसरा पश्चिम बंगाल का हो गया है। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39, बिहार में 40 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 54, जब झारखंड नहीं बटा था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपातों के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को विघटित भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो यह लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला इस समय दूसरी बार हैं। 2024 वाला जो आम चुनाव हुआ उसमें भी ओम बिरला ही बनाए गए लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये 1999 में क्वेश्चन आया, उस समय पूछा, उस समय नजमा हेपतुल्ला थी। नजमा हेपतुल्ला नहीं, पीएम सईद थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। इसके विस्तार देख ही लिए हैं, आगे चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है इसे, यह अनौपचारिक एक शून्यकाल परिभाषा पत्रकारों दिया गया है। इसके विस्तार देखते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पहले जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर बनी समिति। संसद के अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति का कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी इस राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और पंजीकृत तो होती ही है, पंजीकृत होती है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निर्वाचनों के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। पंजीकरण तो होना ये पहली प्राथमिकता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित आर्ताएँ पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार: यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा में आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हों, प्राप्त किए हों, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त आर्ताएँ पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। राज्य स्तरीय पार्टी अब नहीं है, अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसमें अपडेट नहीं किया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी गलत, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत, ऐसे विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये इम्पॉर्टेंट है, मतभेद, यानी ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन के नियम दिए गए हैं। जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में
दोनों सदनों में मतभेद हो तब संयुक्त अधिवेशन होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो यह 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके विस्तार देखते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष इस समय एम.एन. वेंकटचलैया हैं। एम.एन. वेंकटचलैया ये 2002 में थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 2000 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो यह भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है, जबकि जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 और 86 में बढ़ाकर 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, यानी मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर 34 हो गई है। 33 प्लस 1 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता उपयुक्त व्याख्या में दिया गया तो यही समय 33 प्लस 1 है। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। ये पुराना क्वेश्चन है तो इस आधार पर इसमें से कोई नहीं सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कोलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यह 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली
भारत में न्यायपालिका संविधान और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विपरीत में से एक से अधिक सही है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। तो विस्तार देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में तो इसमें विधान परिषद और राज्यपाल केवल यही नहीं सम्मिलित हैं। विधानमंडल, विधान परिषद इसमें तब ये भी नहीं सम्मिलित है, इसमें राज्यपाल भी रहेगा। विधानसभा और राज्यपाल ये भी गलत। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है विधान परिषद, तो ये सही ऑप्शन 4, केवल ऑप्शन 4 सही है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है तो राज्यपाल, विधान परिषद, और जहां अस्तित्व में विधान परिषद उसको भी शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? तो विधान पालिका परिषद है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिका एक सदनी या द्विसदनी होगी। द्विसदनी विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधान सभा निम्न सदन। 149वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो या उद्योगपति से नहीं चुने जाते। नगर निकाय पंचायतों के सदस्य होते हैं, शिक्षक क्षेत्र से होते हैं और स्नातक क्षेत्र से होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा। ये बहुत भूलता है, कंफ्यूज कर देता है बोलने का मतलब। 1/12 सदस्य 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्यों का न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा। जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, यानी माध्यमिक स्तर के टीचर 1/12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है, यानी 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन के अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो।
निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद है, केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, बिहार में है। 168 का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना विधान परिषद हैं। भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग दे सकेगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमत उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। 155वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें गुवाहाटी भी है और मुंबई भी है। मुंबई भी है। इसके विस्तार देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है और गोवा भी इसमें है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है, तो यह स्वत्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। इसके विस्तार देखते हैं। अब तो खैर इस पे फैसला आ गया, मंदिर भी बन गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 में। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, 160 तक यानी 60 प्रश्न आज किए हम। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं बंद करते हैं।
जय हिंद दोस्तों।